हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है हमारे कंटेंट में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ओर से आपको प्योर NCERT कंटेंट दिया जा रहा है और प्रत्येक सब्जेक्ट का हम धीरे धीरे आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और जो आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपको उनका जवाब जरूर मिलेगा। तो देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी सीरीज चल रही है, वो चल रही है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो हम पहला ही पार्ट पढ़ रहे हैं और पार्ट का नाम है हमारा पाचन तंत्र, जो बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जो हमने कल पढ़ा था यकृत, और यकृत के बारे में पढ़ा। यकृत का कार्य क्या होता है और यकृत 2 प्रकार से कार्य करता है। मैंने आपको बताया मेन रूप जो होता है हमारा, एक हिपेरिन का उत्पादन करता है और कोलेस्ट्रॉल का। तो मैंने आपको हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है हिपेरिन? हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुनना। हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर में रक्त का थक्का बनने नहीं देता। और दूसरा बताया मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल। क्या बताया? कोलेस्ट्रॉल। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये लीवर हमारा लगभग 75% यानी 75% उत्पादन करता है और 25% इसका उत्पादन भोजन द्वारा होता है। तो जैसे कि आपको बताया, मैंने बताया आपको, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या होता है, धीरे धीरे एक हृदय की धमनी हृदय की एक बहुत ही धमनी, जिसे बोलते हैं हम कोरोनरी धमनी। तो जो कोरोनरी धमनी होती है तो ये उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। और जैसे जैसे इकट्ठा होता रहेगा और इसकी मात्रा बढ़ती रहेगी तो ये क्या कर देगा, ये कोरोनरी धमनी को ब्लास्ट कर देता है। क्या कर देता है? कोरोनरी धमनी को ब्लास्ट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, इसी बीमारी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक, बोलते हैं हृदय घात। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किसकी अधिकता से हार्ट अटैक या हृदय घात हो जाता है? तो किसकी अधिकता से? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर क्या हो जाता है, हृदय घात हो जाता है। दूसरी बात, अब एक क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जोंक जिस स्थान पर काटती है और उस स्थान पर वह कौन सा प्रोटीन छोड़ती है? तो वह छोड़ती है हिपेरिन। क्या छोड़ती है? हिपेरिन। तो हिपेरिन छोड़ने पर क्या होता है, जिस स्थान पर वह काटती है उस स्थान पर रक्त का थक्का नहीं बनता और वह आराम से खून को ले लेती है या रक्त को प्राप्त कर लेती है। देखिए, हमने जो पढ़ा, हमने यकृत पढ़ लिया है, पित्त रस पढ़ लिया है, पित्ताशय पढ़ लिया है, और जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अग्नाशय। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? वो हमारी होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत, जिसे बोलते हैं लीवर, या जिसे बोलते हैं जिगरा। क्या बोलते हैं? जिगरा। ठीक है। अब दूसरी पूछता है कि बताइए हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है अग्नाशय। तो अग्नाशय को ही क्या बोलते हैं हम? पैनक्रीज बोलते हैं या पैनक्राइज बोलते हैं। आपको इंग्लिश वर्ड हिंदी में मिलेगा पैनक्राइज या पैनक्रीज। तो देखिए, अब ये क्या बोलते हैं, इसे हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। और जो एंजाइम और हार्मोन का क्या करती हैं, उत्पादन या श्रावण करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथियाँ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिका नहीं पाई जाती। और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती हैं ये नलिका युक्त होती हैं, इनमें नलिका पाई जाती है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये सीधे रक्त में एंजाइम को छोड़ती हैं, और जो नलिका युक्त होती हैं ये क्या होती है, नलियों में हार्मोन को छोड़ती हैं। तो आपको जो ये मालूम हुआ, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, ये एंजाइम का उत्पादन करती हैं, श्रावण करती हैं। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये हार्मोन का श्रावण करती हैं। हार्मोन क्या होते हैं, ये वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं, आज जो पढ़ेंगे हम
वो पढ़ेंगे। अग्नाशय, मैंने आपको अग्नाशय के बारे में बता दिया है कि ये क्या होती है, एक पत्तीनुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक पत्तीनुमा संरचना होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें लैंगरहैंस की दुपिकाएँ पाई जाती हैं। और ये लैंगरहैंस की दुपिका क्या होती हैं, इन्हें बोलते हैं उत्तक समूह। क्या बोलते हैं, उत्तक समूह। तो ये क्या होती हैं, इन्हें, इनकी खोज जो किसने की, इनकी खोज की वो लैंगरहैंस ने की। लैंगरहैंस ने ही इनका क्या नाम रख दिया, इनका नाम रख दिया लैंगरहैंस की दुपिकाएँ। मैंने क्या बताया, क्या होती हैं ये होती हैं उत्तकों का समूह। अब जो लैंगरहैंस की दुपिकाएँ होती हैं ये 3 प्रकार से बांटी गई, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। तो जो अल्फा लैंगरहैंस की दुपिकाएँ हैं, और बीटा हैं, तो जो अल्फा होती हैं वो ग्लूकागोन का कार्य करती हैं। और जो हमारी गामा होती हैं, गामा जो होती हैं वो पेप्टाइड का कार्य करती हैं। और जो हमारा बीटा होती हैं वो ग्लूकोज का कार्य करती हैं, हार्मोन का उत्पादन करती हैं। आपको मैंने बताया जो लैंगरहैंस दुपिकाएँ होती हैं तो उनका बहुत ही मुख्य कार्य होता है। तो ग्लूकागोन और ग्लूकोज और इंसुलिन मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकागोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकागोन। तो जैसे ही जो हमारी इंसुलिन होती है, यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है तो ये क्या करती है, ये यूरिन में कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की मात्रा को बढ़ा देती है। और इसी बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़। क्या कहते हैं, डायबिटीज़ या मधुमेह। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अग्नाशय के बारे में। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए मैंने इसकी एक संरचना बनाई है कि ये संरचना कैसी होती है, ये संरचना होती है पत्तीनुमा। कैसी होती है, पत्तीनुमा। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये होती है गृहिणी। क्या होती है, गृहिणी। अब देखिए जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं काले काले से, तो ये होती है हमारी लैंगरहैंस की दुपिकाएँ। क्या होती हैं, लैंगरहैंस की दुपिकाएँ। और ये कितने भाग में बटी होती हैं, ये बटी होती हैं 3 भागों में, अल्फा, बीटा, गामा। किसमें, अल्फा, बीटा, गामा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अग्नाशय का एक विशेष भाग कौन सा होता है, तो उन्हें बोलते हैं हम लैंगरहैंस की दुपिकाएँ। क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की दुपिकाएँ। देख पढ़ते हैं, ये पत्तीनुमा संरचना होती है, ये पत्तीनुमा संरचना होती है। इससे एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। इसलिए इससे क्या निकलते हैं, इससे एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें बोलते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। अब अंतःस्रावी क्या होंगी, जो एंजाइम का श्रवण करेंगी, और बहिस्रावी क्या होंगी, जो हार्मोन का श्रवण करेंगी। एंजाइम जो करती हैं वो 5% करती हैं अंतःस्रावी, और जो हमारी बहिस्रावी होती हैं वो 95% हार्मोन का श्रवण करती हैं। देखिए ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन, अग्नाशय। से बोलते हैं पैनक्राइस। क्या बोलते हैं, पैनक्राइस। अब देखिए इसका एक विशेष भाग होता है जिसे लैंगरहैंस की दुपिकाएँ कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइसलेट। क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। देखिए अब लैंगरहैंस की दुपिकाएँ क्या होती हैं, यह अग्नाशय का एक विशेष भाग है जिसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये एक अग्नाशय का विशेष भाग होता है और जिसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी लैंगरहैंस ने। अब देखते हैं आगे, ये उत्तकों का समूह होता है। मैंने आपको क्या बताया, ये उत्तकों का समूह होता है जो इंसुलिन और ग्लूकागोन का आंतरिक श्रावण करता है। क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन का आंतरिक श्रावण करता है। अब देखिए अब क्या होता है, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। क्या निकलता है, अग्नाशय रस। और अग्नाशय रस को ही क्या बोलते हैं हम, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि अग्नाशय रस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.9 से 8.3 तक होता है। 7.9 से 8.3 तक। इसलिए क्या होगा, ये इसलिए होगा क्षारीय। क्या होगा,
क्षारीय। तो जो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय, जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षारीय, और जो 7 होते हैं वो उदासीन। जिनका मान कितना होता है 7, वो क्या होंगे उदासीन। और 7 से अधिक क्या होंगे क्षारीय, और 7 से कम क्या होंगे अम्लीय। तो आपको पता चल गया कि अम्लीय कब होगा और क्षारीय कब होगा। तो इसका pH मान मैंने आपको बता दिया है। आज जो हम पढ़ते हैं अब वो पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में, और अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा, और जो लैंगिक दुबिकाएँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज और इंसुलिन क्या बनाते हैं, ग्लूकागोन बनाते हैं, और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है डायबिटीज़ हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मधुमेह रोग। आप इसे नोट कीजिए। देखिए, तो जो हमारा अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय में लैंगरहैंस की दुबिकाएँ पाई जाती हैं, और ये लैंगरहैंस की दुबिकाएँ क्या करती हैं इंसुलिन का श्रावण करती हैं। और मैंने बताया आपको जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या करता है नियंत्रित करता है। और यदि ये कार्य नहीं करता तब क्या होता है, तब यूरिन में जो शर्करा है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और उसकी मात्रा बढ़ने पर ही हम उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज़, या क्या बोलते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह। तो जो मधुमेह डे मनाया जाता है, मधुमेह डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे हमारा ये है जो लैंगरहैंस की दुबिकाएँ होती हैं, तो लैंगरहैंस की दुबिकाएँ क्या होती हैं अग्नाशय का ही एक विशेष भाग होती हैं। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगरहैंस की दुबिकाएँ किसका भाग होती हैं, किसका भाग होती हैं अग्नाशय का, किसका भाग होती हैं अग्नाशय का। और लैंगरहैंस की दुबिकाओं से क्या साबित होता है इंसुलिन, क्या साबित होता है इंसुलिन। देखिए जो लैंगरहैंस की दुबिकाएँ हैं तो ये 3 प्रकार की होती हैं, एक अल्फा, जैसे बीटा, और तीसरी होती है गामा। क्या होती है गामा कोशिका, यानी गामा सेल। कौन सी होती है गामा सेल। अब जो अल्फा कोशिका होती हैं ये क्या करती हैं, ये ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती हैं। अब ग्लूकागोन हार्मोन्स क्या होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा यकृत द्वारा कम हो जाती है तब ये कार्य करना शुरू कर देती हैं। देखिए बीटा कोशिका ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। जो बीटा कोशिका होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करना शुरू कर देती हैं। अब जो गामा सेल होती हैं ये क्या करती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड का कार्य करना शुरू करती हैं। क्या करती हैं, पॉलीपेप्टाइड का कार्य करना शुरू करती हैं। अब देखिए इंसुलिन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज बेंटिंग ने की थी। सबसे पहली बात किसने की थी, यदि केवल क्वेश्चन पूछता है कि इसकी खोज किसने की थी तो बेंटिंग आएगा, और पूछता है इसकी प्राथमिक संरचना की खोज, देखिए क्या कहेगा कि प्राथमिक संरचना की खोज किसने की थी, वो थे फ्रेडरिक सेंगर। कौन थे, फ्रेडरिक सेंगर। कौन थे, फ्रेडरिक सेंगर। अब पूछता है कि 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यदि उसने कह दिया कि प्राथमिक संरचना की खोज किसने की तो वो थे फ्रेडरिक सेंगर, और क्या देगा इंसुलिन की खोज किसने की थी वो थे बेंटिंग। कौन थे, बेंटिंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लैंगरहैंस की दुबिका द्वारा साबित होता है। मैंने ऐसे आपको ऊपर बताया क्या होता है, ये लैंगरहैंस की दुबिका द्वारा साबित होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मैंने क्या बताया, ये क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखिए और आगे, इसकी कमी से डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाता है। क्या हो जाता है, इस कमी से डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाता है। और ये मधुमेह डे जो होता है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। कितना, 14 नवंबर को। अब देखिए जो हमारा ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज और प्लस इंसुलिन, जब ये दोनों क्रिया करते हैं, जब ये दोनों क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन।
तो जो कब ग्लूकोज और इंसुलिन जब क्रिया करते हैं तब क्या बनता है, ग्लाइकोजन की क्रिया होती है। क्या होती है, ग्लाइकोजन की क्रिया होती है। और ये ग्लाइकोजन की क्रिया कहाँ होती है, ये होती है यकृत में। किसमें, यकृत में। और इसे बोलते हैं लीवर, और इसे बोलते हैं जिगर या जिगरा। ठीक है। अब देखें, जब इंसुलिन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्या हो जाएगी, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी जब लैंगर-हैंस की दुविधाएं लैंगर-हैंस की दुविधाएं इंसुलिन हार्मोन का श्रावण नहीं कर पाएंगी, बहुत कम मात्रा में करेंगी। तो क्या होगा, तो इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। जब इसकी मात्रा कम होगी तब शर्करा या इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी किसमें, रक्त में, और ये कहाँ पहुँचेगा, यूरिन में। और जब ये यूरिन में पहुँचेगा तो जो बीमारी हमारी होती है यही बीमारी कहलाती है डायबिटीज़। क्या कहलाती है, डायबिटीज़ कहलाती है। तो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि इंसुलिन क्या होता है और इंसुलिन का कार्य क्या होता है, और इंसुलिन हार्मोन कौन साबित करता है, लैंगर-हैंस की दुविधाएं। और लैंगर-हैंस की दुविधाएं क्या होती हैं, लैंगर-हैंस की दुविधाएं अग्नाशय का ही एक भाग होती हैं। क्या होती हैं, अग्नाशय का ही एक भाग होती हैं। ग्लूकोज और इंसुलिन मिलकर ग्लाइकोजन की क्रिया करते हैं, और ये ग्लाइकोजन की क्रिया कहाँ होती है, यकृत में होती है। कहाँ होती है, यकृत में। और जो ग्लाइकोजन की क्रिया होती है यकृत में होती है। और जब जो हमारा लैंगर-हैंस की दुविधाएं हैं, जब इंसुलिन हार्मोन का श्रावण नहीं, बहुत कम मात्रा में कर पाती हैं, तब रक्त में क्या हो जाता है, जो शर्करा या ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ये बढ़ी हुई मात्रा कहाँ पहुँच जाती है, यूरिन में पहुँच जाती है। और यही बढ़ी हुई मात्रा यूरिन की कहलाती है मधुमेह या डायबिटीज़। क्या कहलाती है, मधुमेह या डायबिटीज़। और देखिए, हमने जो पढ़ा वो पढ़ा अग्नाशय, और अग्नाशय के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ा, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको बताया। और एक बात और आप नोट कर लीजिए, जो अग्नाशय रस होता है, क्या होता है, अग्नाशय रस, वो कौन साबित करता है, वो हमारा अग्नाशय साबित करता है। और इस रस को ही हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। और जो इसका पीएच मान होता है, क्या होता है, इसका पीएच मान वो 7.9 से 8.1 तक माना जाता है। कितना, 7.9 से 8.1। कभी कभी ऑप्शन में जो मिल जाते हैं 7.9 से 8.3 ही मिल जाता है, लेकिन सही जो माना गया है वो ये माना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो अग्नाशय रस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। अब इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। और प्रोटीन का पाचन कहाँ हो जाता है, वो होता है अमाशय में। और अमाशय की संरचना कैसी होती है, जे आकार की होती है। कैसी होती है, जे आकार की। और अमाशय क्या बोलते हैं, स्टोमच या पेट बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। तो आपको पता चला कि हमारे 3, मैंने आपको पढ़ा दिए तीनों एंजाइम, एक ट्रिप्सिन, एक लाइपेज और एक एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। जो लाइपेज और एमाइलेज होता है, क्या, लाइपेज और एमाइलेज ये छोटी आंत में सक्रिय होते हैं। लाइपेज और एमाइलेज क्या होते हैं, छोटी आंत में सक्रिय होते हैं। जो लाइपेज होते हैं वसा का पाचन करते हैं। किसका, वसा का पाचन करते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा भी दिए हैं, और पिछले वीडियो में इनके बारे में फुल डिटेल से बता भी दिया है। तो जो हमारा पहला पार्ट था वो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, और पहला पार्ट हमारा था पाचन तंत्र। अब जो हम पढ़ेंगे, या तो हम पढ़ेंगे पोषण, या फिर पढ़ेंगे अगला कोई टॉपिक, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और उससे पहले इस
पार्ट नंबर 2 को करने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले प्रैक्टिस सेट करेंगे पहले पार्ट का, किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैंने आपको पहला पार्ट बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही अच्छी भाषा में समझाया है और मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको और कोई कमी लगती है या मुझसे कोई टॉपिक इसमें छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको उसका जवाब दूंगा और जो टॉपिक इस पार्ट से रह गया है मैं उसे पूरा कराऊंगा। मैं आशा करता हूं कि मैं मानता भी हूं कि शायद कोई लाइन बताने से बची हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने प्रत्येक लाइन NCERT की आपको बताई है और पूरा फुल कंटेंट दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप संतुष्ट भी होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे पार्ट का क्या लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो अब आपको इसकी रिवाइज करनी है अच्छे से और जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पार्ट से मैं वो आपको सभी के सभी कराऊंगा। तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद और जय हिंद।